आज के चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, तो अब देखो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और पुराने चैप्टरों से बिल्कुल अलग है। तो मान लो किसी बच्चे को पुराने चैप्टर के कुछ भी नहीं आता, तब भी आप ये चैप्टर कर सकते हो मज़े से, और इसमें आपको 6 नंबर तक की वेटेज एग्ज़ाम में मिल जाएगी। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब बेसिकली ये है कि इसमें बिज़नेस हमारा बंद हो जाएगा और फर्म जो है ख़त्म हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो होता है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से अलग बात है। ठीक है, ये हमने लिखा था, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब तो है कि भाई मान लो एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है या चेंज इन PSR हो रहा है, तो उसमें बिज़नेस चलता रहता है। लेकिन इस चैप्टर में अब बिज़नेस जो है वो बंद हो जाएगा, तो ये है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है जी। बाकी सेक्शन 39 कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि सभी पार्टनर्स के बीच में डिसोल्यूशन हो गया है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है बस। बाकी मुद्दे की बात आपके लिए यही है कि बिज़नेस बंद हो जाएगा। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि डिसोल्यूशन के मोड्स क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से डिसोल्यूशन हो सकता है फर्म का। तो इसमें पहला था म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि हम सब मिल बैठ के आपसी सहमति से फर्म को बंद कर लेते हैं, यानी कि वॉलंटरी डिसोल्यूशन। दूसरा होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन में हो सकता है, जैसे एग्जांपल है कि भाई सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, तो कुछ ऐसी दुर्घटना घटित हुई जिसकी वजह से अब फर्म बंद हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं कंपलसरी डिसोल्यूशन। तीसरा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कभी कभी कोर्ट को लगता है कि भाई इस फर्म को बंद कर देना चाहिए। अब ये कोर्ट खुद डिसाइड करेगी, आपको जज बनने की ज़रूरत नहीं है कि सर ऐसा क्यों। अब मान लो कोई पार्टनर पागल हो जाए, तो कोर्ट को अगर लगता है कि इस फर्म को बंद करना है तो वो कर सकती है। अब आप जज मत बन के सोचना कि सर क्यों, अगर पार्टनर पागल हो गया तो इसमें क्या दिक्कत है। अब वो आपको नहीं सोचना, वो किसको सोचना है, कोर्ट को सोचना है। तो ये कोर्ट को सोचना है कि भाई इस फर्म को बंद करना है। तो कुछ एग्जाम्पल याद रखना। तो कोई पार्टनर अगर पागल हो जाए, कोई पार्टनर अगर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए, कोई पार्टनर कुछ मिसकंडक्ट में गिल्टी पाया जाए, या फिर कोर्ट को जो भी ठीक लगेगा उस केस में कोर्ट चाहे तो फर्म को बंद कर सकती है। तो ये कोर्ट का निर्णय है। बाकी नोटिस देकर भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। नोटिस का मतलब है कि भाई जैसे हमारी पार्टनरशिप एट विल है मान लेते हैं, तो हमने एक नोटिस दे दिया हम सब पार्टनर से मिलकर कि भाई हम ये फर्म को बंद कर रहे हैं, तो भी फर्म बंद हो जाएगी। और इसके अलावा कभी कभी कुछ इवेंट ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से भी पार्टनरशिप बंद हो जाती है। उसमें जैसे एक एग्जांपल हमने ऐसे ही लिखा था, लेट से डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो मान लेते हैं हमने डीड में एक पॉइंट मेंशन करा कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो हम बिज़नेस बंद कर देंगे। तो ऐसे केस में अगर कोई पार्टनर मर गया तो फिर हम बिज़नेस बंद कर देंगे। तो मतलब वो कुछ भी कंडीशन लिखी जा सकती है। तो अलग अलग बेसिकली ये मोड्स हो गए जिससे फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है जी। बाकी फिर हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन लिखा था, सेक्शन 48। सेक्शन 48 में ये था कि हम लॉसेस को कहाँ से सेटल करते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि लॉसेस को हम सेटल करते हैं अगर हमारे पास कुछ पुराने रिजर्व्स पड़े हैं, यानी कि आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर वो कम पड़ जाएंगे तो फिर हम पार्टनर्स के कैपिटल से भरपाई करेंगे, और अगर वो भी कम पड़ जाएगा पैसा, तो लास्टली फिर पार्टनर्स अपने घर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पैसे लाएंगे। खैर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में ये सब चीज़ें नहीं चलती, ये तो थ्योरी के लिए ही है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा सेक्शन ये मैंने कहा था, दूसरा पॉइंट मैंने कहा था रट लेना अच्छे से, कि हम किस ऑर्डर में पेमेंट करते हैं। तो ये सबको याद होना चाहिए। सेक्शन 48 में हम सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करते हैं, उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी पे करते हैं सिक्योर्ड वाली, उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी पे करते हैं अनसिक्योर्ड वाली, उसके बाद पार्टनर का लोन पे करते हैं, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल पे करते हैं, और अंत में अगर कुछ बच जाएगा तो फिर वो पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में पेमेंट्स की जाती हैं। तो ये भी थ्योरी में पूछ लेता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद जी आया था, हमने इन सब बातों को समझ के सेक्शन 49, ये छोटा सेक्शन था। सेक्शन 49 में बस 2 टर्म्स सिखाई जाती हैं, एक को बोलते हैं फर्म्स डेट, एक को बोलते हैं प्राइवेट डेट। फर्म्स डेट का मतलब है
जो फर्म्स की डेट है, मतलब पार्टनरशिप फर्म की जो लाइबिलिटियाँ हैं, और प्राइवेट डेट का मतलब है जो पार्टनर की अपनी घर की लाइबिलिटियाँ हैं, पर्सनल लाइबिलिटियाँ हैं। तो इसमें बस हमने एक पॉइंट लिखा था कि अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी है तो वो पहले बिजनेस के डेट को पे करने में यूज़ होगी और फिर प्राइवेट डेट को पे करने में यूज़ होगी। और अगर पार्टनर की अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है तो पहले वो पार्टनर की पर्सनल डेट पे करने के लिए यूज़ होगी और फिर फर्म की डेट पे करने के लिए यूज़ होगी। तो हमने इसका एक क्रक्स लिख लिया था कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसका डेट पहले पे होगा। तो यहाँ तक याद आ गया सबको? चलो अब आते हैं जी अकाउंटिंग पर, जो आपको याद करनी है, अच्छे से रट लेना अगर समझ में ना आए तो भी। तो सबसे पहले जी बैलेंस शीट से हम एसेट्स क्लोज करते हैं, ठीक है। तो आपको सिखाया था एसेट्स क्लोज करने का मतलब होता है कि बैलेंस शीट से सारे एसेट्स खाली कर देते हैं। तो उसकी जर्नल एंट्री है, बताओ क्या? रियलाइजेशन डेबिट टू जो भी एसेट्स हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि गुडविल भी इंक्लूड होगा लेकिन कूड़ा इंक्लूड नहीं होगा, और कैश या बैंक इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि कैश या बैंक हम अलग से बनाते हैं और कूड़े को पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करते हैं। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स क्लोज हो जाएंगे रियलाइजेशन में। फिर लाइबिलिटीज़ क्लोज करते हैं हम, तो उसकी एंट्री होती है लाइबिलिटीज़ डेबिट टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटीज़ में क्या क्या क्लोज हो जाएंगी? सारी आउटसाइड लाइबिलिटियाँ, लेकिन किन्हें क्लोज नहीं करना? पार्टनर के कैपिटल को, पार्टनर के लोन को और रिजर्व्स को, क्योंकि पार्टनर का लोन हम अलग से डील करते हैं, रिजर्व्स पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और कैपिटल भी अलग से डील करते हैं। तो पहले दो पॉइंट तो मतलब बेसिक हो गए। फिर मेन है थर्ड पॉइंट जो याद रखना है, अगर कोई भी एसेट हो, देखो ब्रैकेट में लिखा है रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, मतलब चाहे वो बैलेंस शीट में है या नहीं है हमें मतलब नहीं है। अगर कोई भी एसेट हमने बेचा, सोल्ड करा, तो एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन, और अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो एंट्री होगी पार्टनर टू रियलाइजेशन। तो ये सबको याद आ गया? ओके। इसी तरह लायबिलिटीज़ चाहे कोई भी हो, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, अगर पे कर दी तो रियलाइजेशन टू बैंक, और अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर ली तो रियलाइजेशन टू पार्टनर, ठीक है। तो ये दो मेन याद रखनी है। फिर हैं जी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो काफ़ी बच्चों के जी का जंजाल होते हैं। उसके लिए आपको एक बेसिक चीज़ पहले ध्यान रखनी है कि इसमें दो टर्म्स होते हैं जी, एक होता है बॉर्न, एक होता है पे। बॉर्न से आप हमेशा डेबिट एस्पेक्ट लिखो, पे से आप हमेशा क्रेडिट एस्पेक्ट लिखो। फर्म अगर बॉर्न करती है तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दो, पार्टनर अगर बॉर्न करता है तो पार्टनर को डेबिट कर दो। बात करें पे करने की, फर्म अगर पे करती है तो बैंक को क्रेडिट कर दो, और पार्टनर अगर पे करता है तो पार्टनर को क्रेडिट कर दो। तो इस कॉम्बिनेशन से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपके 4 केसेस बन सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये होता है कि कभी कभी फर्म किसी पार्टनर को कहती है कि हम तुम्हें तनख्वाह देंगे, कमीशन देंगे या रेम्यूनरेशन देंगे इस रियलाइजेशन के काम के लिए, तो फिर हमें एक एडिशनल एंट्री करनी पड़ती है जो है रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन में आप देख लोगे, कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। बाकी स्टेप्स अपने माइंड में रखने के लिए बताए थे आपको कि कैसे चलने हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करनी है आपको, स्टेप 1। फिर जो भी एसेट्स हैं उन्हें बेच देंगे, स्टेप 2। जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें पे कर देंगे, स्टेप 3। फिर रियलाइजेशन अकाउंट का आंसर आ जाएगा, वो रियलाइजेशन का आंसर हम पार्टनर के कैपिटल में डाल देंगे। फिर कैपिटल अकाउंट को मैच कराएंगे, उसमें जो भी बैलेंस बचेगा वो कैश अकाउंट में डाल देंगे, और फिर लास्ट में कैश अकाउंट बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। तो याद आ गए सबको स्टेप्स? तो ये उसके स्टेप्स थे जिससे जो हमने देखा था कि भाई टैली हो जाते हैं। फिर आओ जी स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स आपको अपने हाथों पर टैटू करवा के या फिर एक जुराब में फर्रे में छुपा के लेके जाने पड़ेंगे ताकि आप इन्हें भूल ना पाएँ। तो पहला पॉइंट तो है, इस चैप्टर में एग्जिस्टिंग गुडविल जो होती है वो पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। तो ये इसमें पहला स्पेशल पॉइंट है। पुराने चैप्टरों में तो एग्जिस्टिंग गुडविल हम राइट ऑफ कर देते थे, लेकिन इस चैप्टर में एग्जिस्टिंग गुडविल को भी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, ये ध्यान रखना है। पहले इतना ओके हो गया, पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो हमने कोई भी अपना एसेट किसी भी लाइबिलिटी वाले को दे दिया तो उसकी एंट्री क्या होगी? नो एंट्री।
तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी है, चाहे कैसा भी एसेट हो, रिकॉर्डेड हो, नॉन रिकॉर्डेड हो, लाइबिलिटी हो, रिकॉर्डेड हो, नॉन रिकॉर्डेड हो, तो वो दे देंगे। बाकी मोहित बाबू पूछ रहे हैं कि सर अगर नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल हुई तो ये बहुत ही बेतुका सवाल है मोहित बाबू। अब कौन बच्चा बताएगा कि कोई बिजनेस अगर बंद हो रहा है तो क्या पार्टनर्स बैठ के ये निकालेंगे, चलो यार गुडविल निकालें, हमारा तो बिजनेस बंद हो गया है, आओ। तो डिसोल्यूशन में कोई नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल नामक चीज़ ना तो कभी थी ब्रह्मांड में और ना आने वाले 5000 वर्षों तक कभी होगी, तो इसीलिए आप इससे निश्चिंत रहें, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो 2 पॉइंट ओके हो गए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका लॉजिक भी बताऊंगा मैं क्यों। अब देखो, हमारे बहुत सारे एसेट्स होते हैं और हमारी बहुत सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनके बारे में हो सकता है क्वेश्चन साइलेंट हो, यानी कि क्वेश्चन कुछ भी ना बोले कि हमने इसको कितने में बेचा या हमने इसको कितना पे करा, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही सुनहरा मतलब सुंदर लॉजिक है कि मान लो मेरे पास कोई टेंजिबल एसेट्स है, मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास एक फर्नीचर है, तो हम ये मान लेंगे, हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये जितनी भी इसकी बुक वैल्यू है उस पर बेच दिया होगा। मान लो मेरे पास ये बॉटल है और क्वेश्चन साइलेंट है कि भाई इसका क्या हुआ, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये बॉटल मैंने 10 रुपये में बेच दी होगी, गिवन दैट इसकी बुक वैल्यू 10 रुपये है। तो हम हर एसेट और हर लाइबिलिटी को एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये बेच दिया गया होगा कितने रुपए पर, बुक वैल्यू पर। ये अपने आप एज्यूम किया जाएगा और यही एज्यूम किया जाएगा कि बेच दिया है। हम ये नहीं एज्यूम करेंगे कि पार्टनर ने टेक ओवर करा है, एज्यूम क्या करना है कि हमने इसको बेच दिया है। अच्छा, लेकिन इसमें एक बड़ा ही सुंदर पॉइंट और भी है। अगर मान लो कोई इनटेंजिबल एसेट है तो ये ध्यान रखना, कोई भी बंद होता हुआ बिजनेस, आपको अगर कहूँ मैं कि बच्चों ये बिजनेस बंद हो रहा है, जाओ इसकी गुडविल खरीद लो, तो क्या आप खरीदोगे? नहीं। या ये बिजनेस बंद हो रहा है, जाओ इनके पेटेंट्स खरीद लो, इनके पास कॉपीराइट्स पड़े हैं, जाओ खरीद लो, तो आप खरीदोगे? नहीं। मतलब लॉजिकली माना ये जाता है कि बंद होते हुए बिजनेस के जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनकी कोई सेल वैल्यू नहीं होती। तो इनटेंजिबल एसेट्स के लिए अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो आप मान लेना कि ये हमने मतलब 0 रुपये में बेचे हैं, इनकी सेल वैल्यू 0 है, क्योंकि ये बंद होते हुए बिजनेस के जनरली नहीं बिकते। तो क्लियर हो गया ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हम ध्यान रखेंगे। बाकी आउटसाइड लाइबिलिटी की यहाँ एक लिस्ट लिखवाई थी ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कौन होते हैं और कौन आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं होते हैं, वो उधर लिखवा रखे हैं। तो अब देखो जी, आउटसाइड लाइबिलिटी कौन होते हैं? बैंक लोन, क्रेडिटर, बीपी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किसी थर्ड पार्टी से लोन ले रखा है, ये सब आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं। लेकिन क्या आउटसाइड लाइबिलिटीज़ नहीं है, वो भी ध्यान रखने हैं। IFR, WCR, पार्टनर का लोन वो हम अलग से डील करते हैं, पार्टनर की कैपिटल रिजर्व, प्रोविजन फॉर डेप्ट, ये सब ये आउटसाइड लाइबिलिटीज़ नहीं है। अब आते हैं जी IFR के ट्रीटमेंट पे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में IFR का ट्रीटमेंट बिल्कुल छोटा सा है, इसमें कोई केस कूस कुछ नहीं होता, क्योंकि इस चैप्टर में IFR का ट्रीटमेंट सिंपली ये है कि इन्वेस्टमेंट तो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगी और IFR भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी इसमें कोई केस का नाटक नहीं होता, ठीक है, ओके। WCR लेकिन थोड़ा सा स्पेशल है, तो इसके लिए आप ध्यान से देखना जो आपको लिखवाए थे एग्जाम्पल्स। WCR मान लेते हैं 10,000 का है बैलेंस शीट में और पहले केस में कोई क्लेम या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप ये WCR किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, ठीक है। पहला केस तो सिंपल। दूसरे केस में मान लेते हैं 4,000 की लायबिलिटी आ गई, तो उस केस में आपको पार्टनर्स के बीच में सिर्फ कितना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? ओनली 6,000। और 4,000 की जो लायबिलिटी है वो आपको पहले अपने रियलाइजेशन में शो करनी पड़ेगी कि भैया देखो 4,000 की लायबिलिटी है, और बाद में उस लायबिलिटी को पे भी करना पड़ेगा। तो डेबिट में इसलिए आप टू बैंक देख रहे हैं 4,000 रुपये। तो ये इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है।
तो ठीक है, डाइजेस्ट हो गया भाइयों बहनों ट्रीटमेंट। चलो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, अब क्लेम 13,000 रुपए का है, तो अब पार्टनर्स को कितना मिलेगा इस बार? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे रिजर्व में सिर्फ कितने रुपए थे? 10,000। तो इस बार हम पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन इस बार ये ध्यान रखना है कि हम जो लायबिलिटी ट्रांसफर करके शो करते हैं वो सिर्फ शो करते हैं, देखो क्या लिखा है येलो कलर में हाईलाइटेड, अप टू रिजर्व जितना है उतना। तो हम लायबिलिटी कितनी शो करेंगे? इधर जब शो करेंगे क्रेडिट में ओनली 10,000, लेकिन जब पेमेंट करेंगे टू बैंक, देखो तो पेमेंट कितनी करते हैं हम? 13,000 कंप्लीट। तो ये इसमें क्लासिक मतलब केस 3 का ट्रीटमेंट ध्यान रखना है। तो जब रिजर्व से भी ज़्यादा की लायबिलिटी है तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट इस प्रकार से होगा। तो पार्टनर को कुछ भी नहीं देंगे, लायबिलिटी जो ट्रांसफ़र करेंगे वो करेंगे अप टू WCR, लेकिन जो पेमेंट करेंगे वो पूरी करेंगे। तो इससे ऑटोमेटिकली 3,000 का ना लॉस आ जाता है रियलाइजेशन में, जो बाद में पार्टनर के पास पहुंच जाता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद सबसे स्पेशल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पार्टनर के लोन का क्या करना है सर? मान लो ए का लोन है, तो अब ध्यान से सुनना, ए का लोन है 10,000, इसका मतलब है कि हमें ए को 10,000 रुपये देने हैं, ठीक है जी। तो केस 1, अगर ए की कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस तो सबको पता है कहाँ बचता है कैपिटल अकाउंट में? डेबिट साइड, हाँ डेबिट साइड। तो अगर ए के कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस बच रहा है तो हम ए को 10,000 रुपये का लोन पे कर देंगे। तो पे करने की क्या एंट्री हो जाएगी? ए लोन डेबिट टू बैंक। तो ये तो सिंपल केस है। लेकिन सेकंड केस थोड़ा सा क्लासी है। सेकंड केस में मान लेते हैं कि ए का डेबिट बैलेंस बच रहा है, लेट से 16,000 रुपये। ए का कितना बैलेंस बच रहा है डेबिट में? 16,000 रुपये। इसका मतलब है हमें ए से 16,000 लेने हैं। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट बन गया, अगर आप ध्यान से समझो, कि हमें ए से 16,000 लेने हैं और दूसरी तरफ ए को 10,000 देने भी हैं। तो एक ही आदमी से 16,000 लेने हैं, उसी आदमी को 10,000 देने हैं। तो आप क्या करेंगे? 6,000 ले लेंगे उससे। तो यही बात इसमें केस 2 में इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार जो जर्नल एंट्री हो रही है वो कुछ ऐसी होगी, ए लोन डेबिट 10,000। इसका मतलब है कि हमारी लायबिलिटी जो है ए लोन वाली वो ख़त्म हो गई, और ए से हम सिर्फ कितना कैश ले लेंगे? 6,000। तो इसीलिए कैश डेबिट 6,000 टू ए कैपिटल 16,000, यानी कि ए से हमें 16,000 लेने थे। तो हमने जो लेने थे उसको कैसे एडजस्ट कर लिया? 10,000 तो लोन से एडजस्ट कर लिया और बचे हुए 6,000 उससे कैश ले लिया। तो लॉजिकल है भाइयों बहनों। देखो मान लो आपको मुझे पे करने हैं 10,000, ठीक है, ऐसे सोचना आपको मुझे 10,000 रुपये देने हैं और मुझसे ही आपको 16,000 लेने भी हैं। तो आप क्या कहोगे कि सर 6,000 दे दो, यही तो होगा भाई सबको क्लियर हो गया पॉइंट। तो आप इसको आराम से घर जाके दोबारा से देखना, समझना, करना। तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ जाता है, तो फिर हम उसके लोन को उसी से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें भी अब फिगर चेंज करता हूँ। मान लो 16,000 की बजाय बच रहा होता लेट से सिर्फ 4,000 या 6,000, सॉरी हाँ, मान लो सिर्फ 6,000 बच रहा होता। 16,000 की बजाय मान लो सिर्फ 6,000 बच रहा होता कि भाई मुझे 6,000 लेने हैं। तो क्या होता? तो अब दोबारा से कहानी घुमाओ, आपको मुझे 10,000 देने और मुझसे ही आपको 6,000 लेने हैं। तो अब आप क्या करोगे? 4,000 पे कर दोगे। तो देखो इस बार क्या एंट्री बन गई? ए लोन डेबिट, तो 10,000 की लायबिलिटी ओवर, और आप कितना पे कर दोगे? टू कैश 4,000। तो मतलब ये कि केस 2 जो है वो घातक साबित हो सकता है एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ के जाना कि अगर किसी पार्टनर का लोन है, दोबारा समझा रहा हूँ ध्यान से ताकि आप समझ पाओ। तो अगर किसी भी पार्टनर का लोन है और उसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस बच जाए कैपिटल अकाउंट में, तो फिर आपको ये
तिगड़म लगानी पड़ेगी। तो समझ गए क्या तिगड़म लगानी पड़ेगी? ठीक है जी। तो ये हो गए स्पेशल पॉइंट लोन वाले। बस फिर तो खैर सवाल हमने करे थे, वो आपको मैं बता देता हूँ कौन से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे क्वेश्चन 26 आप मार्क कर सकते हो। तो जब आप रिवीजन करो तो बुक से एक 26 कर सकते हो, है ना। ये कंप्लीट क्वेश्चन था लेजर बनाने का। इसमें देखो रियलाइजेशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट और फिर बैंक अकाउंट बना और वो टैली हो गया। और देखो इसमें कि वो वाला पॉइंट भी आया, इसमें सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल एसेट था, है ना। तो इसकी हमने सेल वैल्यू कितनी एज्यूम करी? निल, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट की सेल वैल्यू क्या हम एज्यूम करते हैं? निल, ठीक है ना। इसी तरह आप एक 28 भी मार्क कर सकते हो। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कंप्लीट क्वेश्चन था। इसमें जर्नल एंट्रीज करवाई थी उसने। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसमें जर्नल एंट्रियां हो रही हैं। पहले एसेट क्लोज हुआ, लाइबिलिटी क्लोज हुई, एसेट बेचा, लाइबिलिटी पे करी, प्रॉफिट आ गया, फिर कैपिटल से अमाउंट पे कर दिया, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए। इसके अलावा ये सब बेसिक क्वेश्चन मतलब हर तरह के कवरेज के हैं। बाकी आप एक 38 मार्क कर लो, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको पार्टनर का लोन, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के करंट अकाउंट, अगर सब कुछ होगा वो भी सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। हालांकि डिसोल्यूशन में ये ध्यान रखना, एक पॉइंट यहीं समझा देता हूँ, क्योंकि बिजनेस बंद हो गया तो आप करंट अकाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? कैपिटल अकाउंट में। दिखाता भी हूँ पोस्टिंग। तो डिसोल्यूशन के अंदर हम करंट अकाउंट के बैलेंसेस को कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखो हाथ का निशान हरे रंग का सी सिंबल, ठीक है, क्योंकि बिजनेस बंद हो गया, अब करंट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं, बाकी प्रोसीजर सेम। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपके मतलब रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। इसी तरह 39 इसको भी आप मार्क कर लो, एक रिवीजन के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पार्टनर का लोन भी है, इसमें रिजर्व भी है। इसमें एक पार्टनर का लोन अगर आप देखोगे तो एसेट में भी नज़र आ रहा है, मतलब इसमें ये भी एक यूनिकनेस हो गई कि हमने पार्टनर को लोन दिया भी है 10,000 का। तो सर इसका क्या होगा? दिखाओ ज़रा, लोन टू शोभा का हमने पार्टनर को 10,000 लोन दे भी रखा है। तो देखो इसका कोई पॉइंट इसमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, कहाँ है? चलो यहाँ देख लो, ये रहा सितारा हाथ का निशान। तो हमने शोभा को लोन दे रखा था 10,000, तो शोभा ने वो लोन के पैसे देखो हमें दे दिए, तो हमने सीधा अपने कैश को या बैंक को डेबिट कर दिया। तो मतलब हमें शोभा से 10,000 मिल गए। तो देखो उसकी पोस्टिंग आपको यहाँ ऐसे नज़र आ रही। तो इस क्वेश्चन में भी आपको मतलब यूनिकनेस नज़र आएगी। अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। बाकी इसके बाद 40 भी आप एक मार्क कर सकते हो, ये अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। इसमें सारे वही पॉइंट्स हैं, कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट बनवाना था, कैपिटल अकाउंट था और 2 चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद देखो अब जर्नल एंट्री के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमसे पूछ सकता है। बाकी देखो जैसे 42 क्वेश्चन जो है इसके अंदर उसने क्या कर रखा था, इसमें उसने बैलेंस शीट दे नहीं रखी थी। इस क्वेश्चन में उसने बैलेंस शीट खुद से बनाकर नहीं दे रखी थी, उसने उसको इन्फॉर्मेशन की तरह लिख कर दे दिया था। तो अगर आपको लिखकर इन्फॉर्मेशन देता है तो फिर आप बैलेंस शीट अपनी खुद बना सकते हो, जैसे हमने इस क्वेश्चन में बनाई थी। तो आप 42 को भी अगर लिखना चाहते हो तो एक बार लिख लेना, उसमें हमने यही चीज़ डिस्कस करी थी। तो बैलेंस शीट हमने खुद बनाई थी, बाकी तो फिर सॉल्यूशन सिंपल था। अच्छा देखो अब 3-3 नंबर के 4 नंबर के एग्जाम में जो छोटे जर्नल एंट्री के क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि आपको 2-3 पॉइंट्स दे देते हैं और कहते हैं जर्नल एंट्री करो। तो आप 3rd क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एंट्रियां करनी थी। इसके अलावा आप 8th क्वेश्चन को भी मार्क कर सकते हो। इसमें भी देखो हमें H पॉइंट्स दे रखे हैं, सबकी हमें अलग अलग जर्नल एंट्रियां करनी थी। तो दिखाता हूं आपको, देखो इस तरह से फिर हमें हर पॉइंट की अलग एंट्री करनी पड़ती है। फिर आप इसके बाद 16 भी मार्क कर सकते हो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह का 4 नंबर का आता है। इसमें भी आपको 4 पॉइंट्स दे देता है और आपको चारों की एंट्रीज करनी पड़ती है, ठीक है ना। बस तो मतलब जब आप डिसोल्यूशन की प्रैक्टिस करो
तो ये है बेसिकली पूरे चैप्टर में। तो 2 वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों में सेम रहता है, ठीक है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुज त्रिपाठी। और मैंने अपनी जर्नी पराग सर के साथ स्टार्ट कर दी थी 11 से। मुझे किसी ने बताया था कि पराग सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो फिर मैंने उनके बारे में सर्च किया, फिर मैंने यूट्यूब पे पढ़ना चालू किया। और उस टाइम से और आज तक सीए इंटर तक मैंने सिर्फ पराग सर से अकाउंट्स पढ़ी है। पराग सर जो भी बताते हैं बिल्कुल सही तरीके से समझाते हैं कि क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कैसे होना चाहिए। और जब भी डिमोटिवेट होता था, पराग सर मुझे मोटिवेट करते थे कि आप अकाउंट्स में अच्छे हो, आप कर सकते हो, आप जब कुछ जो चाहे वो कर सकते हो, पर आपको अपने अंदर सेल्फ बिलीव होना चाहिए। और बाकी जो आरकेजी इंस्टीट्यूट की फैकल्टी है, जैसे अंकुर सर भी हमें टैक्स और लॉ पढ़ाते थे इंटर में, और लॉ पढ़ाते थे फाउंडेशन के अंदर। वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे वो भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते थे, जो हमारे माइंड में बैठ जाता था। और बाकी अली सर तो एफएम और क्या नाम है कॉस्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, और पीपी सर तो लॉ अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा आरकेजी इंस्टीट्यूट के साथ जो बॉन्ड था वो बहुत अच्छा रहा, और मैंने अपना सीए इंटर और सीए इंटर और सीए फाउंडेशन बोथ ग्रुप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला है। मैं सबको ये कहूँगा कि मैं दिल्ली से आता था आरकेजी इंस्टीट्यूट के लिए, जहाँ सब लोग नोएडा आना नहीं चाहते थे सीए के सर के पास। मैं नोएडा आया लक्ष्मीनगर छोड़ के, जहाँ पे पूरा सीए का हब बना हुआ है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, किस टीचर के साथ आपकी बॉन्डिंग बनती है। थैंक यू। आओ प्यारे बच्चों, तो डिसोल्यूशन के सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो उसमें नंबर 1 पढ़ते हैं। Z1 partner was paid remuneration including expenses of rupee 9,000 to carry out the dissolution of the firm, ठीक है। उसके बाद actual realization expenses were 11,500, how will you record this, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक पार्टनर है, उसको रेम्यूनरेशन दी जा रही है 9,000 की, मतलब फर्म उसको 9,000 रुपये कमीशन देगी, और डिसोल्यूशन का काम उसको करना है। एक्चुअल खर्चे जो हुए वो 11,500 के हुए। तो आपको बताना है जर्नल एंट्री। तो बताओ क्या मतलब है अब इसका। तो Z पार्टनर को हम कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, 9,000 की। फर्म जो है Z पार्टनर को कमीशन दे रहा है 9,000 की। तो इसकी एंट्री क्या होती है? वेरी वेरी सिंपल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू Z पार्टनर, है ना। 9,000 रुपये का कमीशन Z पार्टनर को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम Z पार्टनर को एक फिक्स्ड कमीशन दे रहे हैं। तो इसकी एंट्री तो ये हो गई। अब जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, इसका मार्क कर लो, चाहे हमेशा के लिए याद रहे। इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि हम अब उससे ये डील कर रहे हैं कि खर्चे सारे तुम बॉर्न करोगे, यानी कि अब जो भी खर्चा होगा वो तुम्हें देना है, तुम्हें बियर करना है, यानी कि जो भी एक्चुअल खर्चा होगा वो तुम बॉर्न करोगे, यानी कि बॉर्न बाय Z, और पे भी तुम करोगे। अब चाहे वो 1 रुपये हो चाहे 1 करोड़ हो, ये मतलब होता है। तो इसका मतलब है कि जो आपको लिखा है ना आगे, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 11,500, तो ये 11,500 रुपये जो हैं ये Z अपनी जेब से देगा, यानी कि ये बॉर्न भी Z करेगा और पे भी Z करेगा। तो इसकी एंट्री क्या बनी कि भाई ये बॉर्न भी Z करेगा और पे भी Z करेगा। तो इसकी एंट्री क्या बन गई एक तरह से? नो एंट्री, कुछ नहीं, क्योंकि भाई अब तो फर्म तो 9,000 रुपये जो फिक्स्ड कमीशन दे रही है, बस उसकी एंट्री करेगी। जो Z पार्टनर खुद बॉर्न कर रहा है, खुद पे करेगा 11,500, उसकी कोई एंट्री नहीं करेगी। तो क्या उत्तर बन गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या उत्तर बन गया? ऑप्शन नंबर सी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू Z। चलो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, कई बच्चों के गलत थे। उसके बाद सेकंड, व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व्स इट्स लॉसेस
इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल आर पेड आउट फर्स्ट आउट ऑफ। कह रहा है कि जब डिसॉल्व होती है फर्म तो जो भी पार्टनर्स के लॉसेस होते हैं या डेफिशिएंसी होती है कैपिटल में, है ना, मतलब जो भी नुकसान हो गया या जो भी कैपिटल में पैसों की कमी हो गई, आर टू बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ, वो हम कहाँ से पे करते हैं ये पूछ रहा है। तो बताओ कहाँ से पे करते हैं। सिंपल उत्तर है, तो कोई भी नुकसान अगर होगा तो हम कहाँ से पे करेंगे। प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, बिल्कुल ठीक उत्तर, यानी कि फर्म अपने प्रॉफिट से ही पे करती है सबसे पहले। हाँ, प्रॉफिट नहीं होंगे तो फिर पार्टनर्स अपने घर से लाएंगे, यानी कि फिर पार्टनर इंडिविजुअली अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे। ठीक है, तो सही उत्तर आ गया सी। इसके बाद जी नंबर 3, बढ़िया क्वेश्चन। कंपलसरी डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस, ये भी आपको थ्योरी में लिखवाया है। कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होता है बताओ, यानी कि फर्म जो है कंपलसरीली डिसॉल्व होगी ही होगी, तो ऐसा कब होगा। तो ए में लिखा है रिटायरमेंट ऑफ एक्टिव पार्टनर, नहीं। बी में लिखा है व्हेन देयर इज लॉस इन द करंट ईयर, नहीं। सी में लिखा है डेथ ऑफ ए पार्टनर, नहीं। और डी में लिखा है व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, राइट। अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो फर्म अपने आप बंद हो जाएगी। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन मतलब कि भैया अब तो लॉ कंपलसरीली बंद करेगा ही, क्योंकि सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद 4th, स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है ना, ऑर्डर याद होना चाहिए। तो सबसे पहला लिखा है टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम या हर फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांसेस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल, दैट इज पार्टनर्स लोन। बी में लिखा है टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। एंड सी में लिखा है फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म टू द आउटसाइड पार्टी। तो बताओ ऑर्डर क्या है पेमेंट का। सबसे पहले किसको पे करेंगे हम, सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी को, नंबर 1। उसके बाद किसको पे करेंगे हम, पार्टनर के लोन को, नंबर 2। और सबसे लास्ट में किसको पे करेंगे, पार्टनर की कैपिटल को, नंबर 3, है ना। तो ये ऑर्डर हो गया। अब कौन से ऑप्शन में ये सेम ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो देखो जी बी ऑप्शन में सेम ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि सबसे पहले हम किसको पे करेंगे, आउटसाइड फर्म वाली लायबिलिटीज़, फिर उसके बाद पार्टनर के लोन को, फिर उसके बाद पार्टनर की कैपिटल को। तो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, बिल्कुल सही याद रखना है। चलो उसके बाद नंबर 5, नंबर 5 में कह रहा है जी PQR वर पार्टनर्स with capitals of 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. On dissolution, it was found that there were 600 shares of 30 each in Gabriel Limited acquired at a cost of 24,000। तो ये लाइन पढ़ के कई बार बच्चा घबरा जाता है कि अरे 600 शेयर्स ऑफ 30 ईच इन गैब्रियल लिमिटेड। तो आप ये समझो कि भाई हम पार्टनरशिप फर्म जो है, हमने अपना कहीं पैसा ये निवेश कर रखा है, तो ये एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रखी है और उसकी कॉस्ट भी दे रखी है। कितने रुपए की खरीद रखी है इन्वेस्टमेंट, 24,000 की, ये मतलब है। अब आगे क्या हुआ, हैड बीन कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स। इसको हम बुक से पूरी तरह से उड़ा चुके हैं, मतलब ये बुक्स में नहीं है, अनरिकॉर्डेड है। ये लो, ये भी बात हो गई, इसका मतलब ये बुक्स में नहीं है। कह रहे दीज शेयर्स आर नाउ वैल्यूड एट ₹60 ईच। अब ये शेयर 60 रुपये के हो गए, ओके। एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और पार्टनर्स ने अब इन्हें डिवाइड कर लिया अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं दिया, तो मतलब एक तरह से हम इक्वली मान लेंगे, भाई कुछ नहीं बोल रहा तो इक्वली हो गया। तो डिसोल्यूशन चैप्टर में कह रहा है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। डिसोल्यूशन चैप्टर में बताओ जी
अगर पार्टनर्स एक अनरिकॉर्डेड एसेट टेक ओवर कर लेते हैं तो जर्नल एंट्री बताओ क्या बनेगी, कि पार्टनर्स टेक ओवर अनरिकॉर्डेड एसेट, तो क्या एंट्री बनेगी बताओ। याद है किसी को? हाँ सर याद है। पी डेबिट मतलब पार्टनर डेबिट, यहाँ लिख देता हूँ, क्यू डेबिट, आर डेबिट है ना, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अनरिकॉर्डेड एसेट टेक ओवर हो गया, तो ये एंट्री है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब कितने रुपए का हो गया निकालो, निकालो कि आज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने रुपए हो गई। सर 36,000 रुपये हो गई। ठीक है, तो 36,000 रुपये जो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई। तो तीनों पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में यानी कि इक्वल टेक ओवर कर रहे हैं। तो 12 12 12, हाँ तो ये एंट्री बन गई। ठीक है, तो याद रखना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा मज़ेदार है। बाकी याद रखना है कि अनरिकॉर्डेड एसेट अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं या रिकॉर्डेड भी अगर कर रहे होते तो भी सेम ही एंट्री होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एसेट टेक ओवर हो गया। चलो उसके बाद जी नंबर 6, पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। तो ये 1 बाय 1 बताना मुझे, एक एक पढ़ेंगे, एक एक ही डिस्कस करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। तो पहले ए पढ़ते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 रुपये, 600 रुपये के खर्चे लिखा है, बॉर्न बाय इज टू बी बॉर्न बाय फर्म, कह रहा है फर्म बॉर्न करेगी। ओके, तो बॉर्न से याद आ गया, आपको सिखाया था डेबिट एस्पेक्ट। एंड पेड बाय मोहित, पेड का मतलब क्रेडिट एस्पेक्ट। तो सुनाओ जर्नल एंट्री। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 600 रुपये बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय मोहित। तो बॉर्न बाय फर्म का मतलब हो गया रियलाइजेशन डेबिट हो गया, और पेड बाय पार्टनर मतलब मोहित जो है वो क्रेडिट हो गया। तो एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहित्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो पहला तो सिंपल। उसके बाद सेकंड, मोहित वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म वॉज आस्क्ड टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मोहित को कहा गया है कि भाई डिसोल्यूशन का काम तुम्हें करना है, फॉर विच ही इज़ अलाउड ए सैलरी ऑफ 2000। तो फर्म कह रही है कि हम तुम्हें 2000 की सैलरी देंगे। तो बताओ, ये भी ऊपर आया था पॉइंट, मोहित को आप 2000 की सैलरी दोगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहित। तो फर्म मोहित को 2000 की सैलरी देगी। ठीक है, उसके बाद सी, मोटर कार ऑफ द बुक वैल्यू 50,000, एक मोटर गाड़ी है 50,000 की वैल्यू की, टेकन बाय क्रेडिटर ऑफ बुक वैल्यू इफ 40,000 इन सेटलमेंट। 40,000 के क्रेडिटर को आपने वो सेटलमेंट में दे दी। तो 50,000 की मोटर गाड़ी 40,000 के क्रेडिटर को आपने फुल सेटलमेंट में दे दी। तो बताइए जी। ओके, बिल्कुल सही, नो एंट्री, क्योंकि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एसेट हमने एक लाइबिलिटी वाले को सेटलमेंट में दिया है। परफेक्ट, तो इसका हो गया जी नो एंट्री। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद 7th में भी करते हैं, फिर आपको लगाऊंगा काम पर, थोड़ी सी मेहनत पर, अभी तो आप मज़े से कर रहे हो मेरे साथ। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 5:2। ठीक है, तो ए और बी पार्टनर है, 5:2। दे हैव डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। ठीक है, एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, पास द एंट्रीज। ठीक है, तो करते हैं। चलो, तो आप बताते रहना। ए में लिखा है बैंक लोन ऑफ 12,000 रुपये इज़ पेड ऑफ। तो इसका मतलब है हमने अपनी एक आउटसाइड लाइबिलिटी को पे कर दिया। तो आपने आउटसाइड लाइबिलिटी पे कर दी, बैंक लोन मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी।
तो आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करने की एंट्री बताओ क्या होगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आपने अपनी आउटसाइड लाइबिलिटी पे कर दी, ठीक है। ठीक है, तो कोई भी लाइबिलिटी जब हम पे करते हैं तो यही एंट्री है। उसके बाद सेकंड ए, अब देखो पार्टनर ए वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, कह रहा है पार्टनर ए को सारे खर्चे बियर करने हैं रियलाइजेशन के, फॉर विच जिसके लिए ही इज़ गिवन कमीशन ऑफ 400, तो फर्म उसको 400 रुपये का कमीशन देगी। तो बताओ फर्म पार्टनर ए को 400 रुपये का कमीशन देगी, तो इसकी क्या एंट्री बन गई। वही सेम जो अभी कहीं पहले भी आई थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो उसके बाद सी, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अपीयर्ड इन द बुक्स 28,000 का एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, मतलब फिक्टिशियस एसेट जिसे हम कूड़ा बोलते हैं वो है। तो कूड़े की क्या एंट्री करेंगे, कूड़े की, तो सर कूड़े की एंट्री तो सर आपने सिखाई दी हमें। तो कूड़े को तो क्या करना है आपको इस चैप्टर में भी राइट ऑफ ही करना है। तो ए डेबिट बी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 28,000 रुपये, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे 5:2, ठीक है। तो 5:2 बस। उसके बाद अगला डी, स्टॉक वर्थ ₹1600 का एक एसेट है, वॉज टेकन ओवर बाय बी एट 1200, पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। तो एक एसेट को पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, तो सुनाइए एंट्री। 1200 में बी ने टेक ओवर कर लिया, तो एक एसेट को पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, तो वेरी सिंपल एंट्री, पार्टनर यानी कि बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 में टेक ओवर करा टू रियलाइजेशन अकाउंट 1200, तो एसेट जो है वो टेक ओवर हो गया 1200 में। उसके बाद ई, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर रियलाइज्ड 1700, अब एक अनरिकॉर्डेड एसेट को बेच दिया 7,000 में। तो अनरिकॉर्डेड एसेट बेचो चाहे रिकॉर्डेड एसेट बेचो, एंट्री सेम ही होती है। क्या एंट्री होती है एसेट बेचने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो हमने अनरिकॉर्डेड या रिकॉर्डेड कोई भी एसेट बेचा हो तो एंट्री सेम ही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है 7,000। और उसके बाद एफ, देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी फॉर ₹2,000 विच वॉज पेड ऑफ। तो बताओ एंट्री, आपने एक आउटसाइड लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी, तो जैसा आपने फर्स्ट की एंट्री करी थी वो सेम ही होगी, उसमें भी आउटसाइड लाइबिलिटी पे हो गई थी। तो 2,000 रुपये की आउटसाइड लाइबिलिटी इज़ पे ऑफ, तो सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो भगवान से एक दुआ मनाओ, हे प्रभु इस साल रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज आए, हे प्रभु, तो हमारे कम से कम 4 नंबर 6 नंबर शायद पक्के हो जाएंगे। चलो ठीक है जी। चलिए जी अगला प्रश्न अब आपकी सेवा में हाजिर है, ये पहले आपको करना है लेकिन मैं आप पढ़ लेता हूँ। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द पेमेंट ऑफ फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ पार्टनर ए एंड बी। कह रहा है कि भाई नीचे कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटियाँ हैं, उनकी पेमेंट हो रही है
तो कह रहा है उनकी एंट्री करके बताइए। ठीक है, तो करो, पहले आप ट्राई करो, मिलते हैं 6 मिनट में। चलिए जी, तो ए से पढ़ते हैं। ए में लिखा है देयर वॉज ए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड ऑफ 18,500। ठीक है, एन एक्सेप्टर ऑफ वन बिल ऑफ 2500 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा इन ए रुपी वॉज रिकवर्ड। ठीक है, तो एक इंसॉल्वेंट हो गया, 50% मिल गया। द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ दिस बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड हैज़ नॉट सो फार बीन रिकॉर्डेड। मतलब वही है, तो ये सारी ही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, बस कहानियाँ हैं अलग अलग। तो क्या होगा, तो ए में तो लिखा है कि भाई देखो, हमारी एक बिल डिस्काउंटेड की लाइबिलिटी थी 18,500 की। ठीक है, तो ये तो इससे ज़्यादा हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे की कहानी में ना कह रहा है अब एक बिल जो था उसका एक्सेप्टर 2500 रुपये का वो इंसॉल्वेंट हो गया। ओ माय गॉड, तो इसका मतलब है कि कोई आदमी जिसको 2500 रुपये देने थे वो इंसॉल्वेंट हो गया। लेकिन आगे भी कहानी में और ट्विस्ट आना बाकी है। लिखा है एंड 50 पैसे इन ए रुपी वॉज रिकवर्ड। चलो थैंक गॉड, तो कम से कम 50 पैसे इन ए रुपी तो मिल गए। यानी कि 2500 का अगर आप आधा निकालो 50%, तो वो हो गया 1250। तो 1250 तो हमें मिल गए या मिल जाएंगे, रिकवर हो गए। अब इस कहानी का मतलब बेसिकली ये है कि जो बचे हैं रिमेनिंग 1250 वो अब हमें पे करने पड़ेंगे। तो ये मतलब है। तो आप सिंपल भाषा में, सिंपल कहानी का क्रक्स ये है कि भाई हमें 2500 रुपये किसी आदमी से लेने थे ताकि हम बैंक को जमा कर सकें, लेकिन वो आदमी इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब क्या करें भाई, तो 50 पैसे तो हमें उससे रिकवर हो गए, 1250 रुपये तो रिकवर हो गए, लेकिन जो बच गए अब वो 1250 हमें खुद पे करने पड़ेंगे। तो बेसिकली अब हमारे सर पर जो मतलब पेमेंट का बोझ है वो ये है कि हमें 1250 खुद पे करने पड़ेंगे। तो बस, तो आपकी जर्नल एंट्री तो 1250 रुपये पे करने की है। तो इसको आप 2 एंट्रियाँ भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक ही कर रहा हूँ, काहे 2 करनी। तो आप 1250 रुपये पे करने की क्या एंट्री करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 1250। बाकी ऑल्टरनेटिवली लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, आप चाहो तो 2 एंट्रियाँ भी कर सकते हो। एक एंट्री कर लो जो 1250 आपको मिले, मतलब रिकवर हुए, और दूसरी एंट्री कर लो जो 2500 आपको पे करने पड़े। तो आप 2 एंट्रियां भी कर सकते हो कि भाई 2500 पे करे और 1250 उसमें से रिकवर हो गए, मतलब 50%। तो या तो लाल कलर वाली 2 एंट्रियां करो, देख लो भाइयों बहनों, ठीक है, या तो लाल कलर की दोनों एंट्रियां करो, नहीं तो मैंने तो दोनों को नेट करके एक ही एंट्री में काम चला लिया। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, जैसे करना है वैसे करो, इफेक्ट वही आएगा जो सही है। अब बी, देयर वॉज ए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इन क्लेम ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ ए क्लेम फॉर डैमेज 75,000। सच लाइबिलिटी वॉज सेटल्ड फॉर 50,000 एंड पेड बाय पार्टनर ए। तो एक और लाइबिलिटी थी 75,000 की, लेकिन उसको हमारे ए पार्टनर ने 50,000 रुपये देकर सेटल कर लिया। तो यानी कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। तो सुनाओ एंट्री, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। तो सर इसकी एंट्री तो बड़ी सिंपल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, बिल्कुल सही। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। उसके बाद सी, फर्म हैज़ टू पे 10,000 रुपये एज कॉम्पनसेशन टू इंजर्ड एम्प्लॉय विच वॉज ए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म।
तो कह रहा है अब फर्म को अपने एम्प्लॉय को 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। हाँ, तो ये तो बड़ा सिंपल है। तो ये भी एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो आपको पे करनी पड़ेगी। तो सेम ही एंट्री हो गई पेमेंट वाली जो हम करते हैं लाइबिलिटियों की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम अपनी लाइबिलिटी पे कर देंगे। उसके बाद डी, ₹5,000 फॉर डैमेजेस क्लेम्ड बाय कस्टमर हैज़ बीन डिस्प्यूटेड बाय फर्म। एक कस्टमर ने हमसे 5,000 रुपये का क्लेम मांगा है, लेकिन आगे लिखा है इट वॉज सेटल्ड एट 70% बाय कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन कस्टमर एंड फर्म। लेकिन हमने सिर्फ 70% देकर ही मामला सेटल कर लिया। तो आपको 3,500 रुपये यानी 70% पे करने। तो ये भी सिंपल। तो अब अपना 3,500 रुपये पे करने की क्या एंट्री, वही सेम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मतलब ये याद रखो कि चाहे लाइबिलिटी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, आपको या तो पे करनी पड़ेगी या पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। तो बस सेम ही एंट्री है, तो कोई ज़्यादा इसमें लफड़ा नहीं। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये भी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड। इसमें से एक पास्ट ईयर क्वेश्चन भी है इनफैक्ट। जी एंड एच वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 3:1। ठीक है, तो दो पार्टनर्स हैं 3:1 रेशो के, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। तो एक बार पहले बैलेंस शीट का नज़ारा देख लो। क्रेडिटर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये देखो एक लाइबिलिटी है, आदमी बना लिया। P&L अकाउंट, ये चॉकलेट है, ये पार्टनर्स को बांट देंगे। बाकी कैपिटल दे रखी है, बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर। ठीक है, नॉर्मल। ऑन द अबव डेट द फर्म वॉज डिज़ोल्व्ड। तो फर्म जो है वो डिज़ोल्व हो गई। ठीक है, डेटर रियलाइज्ड 1,10,000। डेटर से हमें 1,10,000 मिल गए, फर्नीचर से 70,000 मिल गए। स्टॉक के बारे में कह रहा है टेकन ओवर बाय जी एट 71,000। स्टॉक जी टेक ओवर कर रहा है। ठीक है, क्रेडिटर को पे कर दिया एट 10% लेस। ओके, एक्सपेंसेस हो गए डिसोल्यूशन के 20,000। ठीक है, तो बेसिक बातें, बेसिक कहानी है। तो दो चीज़ें प्रिपेयर करके दिखानी है आपको, 6 मिनट का टाइम है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं, प्रॉफिट लॉस निकालें, और फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर बैलेंसिंग फिगर्स मुझे बताएं। प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तो अपने हुनर का प्रदर्शन दिखाएं। आओ जी, तो अब देख लेते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, फटाफट बता देता हूँ। एसेट्स को आप रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दोगे तीनों को, है ना, डेबिट साइड पर, वो तो कर दिया होगा, और क्रेडिटर को कर दिया होगा। बाकी कैपिटल तो कैपिटल में चला गया। और रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाया होगा आपने, डेटर रियलाइज़ हो गए, वो क्रेडिट में लिख लोगे। फर्नीचर रियलाइज़ हो गया, वो क्रेडिट में लिख लोगे। स्टॉक टेकन ओवर बाय जी, तो इसकी एंट्री याद रखना, स्टॉक टेक ओवर कर लिया जी ने, तो जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इसको कैपिटल अकाउंट में डेबिट में लिखना है और रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखना है। बाकी क्रेडिटर को पे कर दिया, ये तो कर दोगे, डेबिट में लिख दोगे। और एक्सपेंसेस हो गए 20,000 के, ये भी डेबिट में लिख लोगे। ठीक है, तो लॉस जो आ रहा है वो आप बताना कि क्या आपका और मेरा दोनों का सेम आ रहा है, यानी कि क्या 1,17,000 का लॉस आ रहा है। बिल्कुल हाँ, आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, तो यही लॉस भेजा है, तो देखो बिल्कुल सही है। तो बाकी आप चेक कर सकते हो, सारे एसेट्स आ गए डेबिट में, क्रेडिटर की पेमेंट आ गई और एक्सपेंसेस आ गए। बाकी क्रेडिट में क्रेडिटर आ गया, और डेटर और फर्नीचर बेचा वो आ गया, और जी ने स्टॉक टेक ओवर करा 71,000 का, वो आ गया। ठीक है, तो लॉस आ गया 1,17,000, जिसको जी और एच के रेशो में हम बांट देंगे। वो आपको अंदर फिगर्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, बाकी कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग भी देख सकते हो। बाय बैलेंस BD लिख लेंगे, वो तो सिंपल। और चॉकलेट को यानी P&L को पार्टनर के रेशो में बांट दिया बाय P&L। डेबिट साइड में जो लॉस था वो आ गया। बाकी जी ने जो स्टॉक टेक ओवर करा था वो आ गया। बस, तो बैलेंसिंग फिगर बच गए टू बैंक
यानी विड्रॉ कर लेंगे दोनों पार्टनर 86,250 और 95,750। परफेक्ट, तो सही आ रहा था सभी बच्चों का। तो मतलब ये एक वार्म अप क्वेश्चन था, आपको फ्लो याद आ गया कि ऐसे करना है। चलो ठीक है ना। तो ये तो एक वार्म अप क्वेश्चन था जस्ट टू चेक कि फ्लो क्या होता है। अब बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न पर। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, जैसा मैंने कहा था पहले। तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना अपने एग्ज़ाम के रिवीजन के लिए, इसको मस्ट रखना। फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी एज एट 31 मार्च। तो देखो जी, 3 पार्टनर्स की बैलेंस शीट है। क्रेडिटर है, ये भी आउटसाइड लाइबिलिटी। मिसेस ए लोन, ये भी आउटसाइड लाइबिलिटी। सैलरी, ये भी आउटसाइड लाइबिलिटी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, देखो यहीं की यहीं ट्रीटमेंट सीखते रहना, रिवाइज होता रहेगा। ये कोई आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है। तो बस इसको तो आप रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर लिखना और इसका काम ख़त्म। बस इसको कुछ पे वे नहीं करना, काम ख़त्म। उसके बाद चॉकलेट यानी कि रिज़र्व, तो चॉकलेट को तो हम पार्टनर्स के रेशियो में बांट लेंगे, ठीक है। बाकी कैपिटल दे रखी है, वो तो सिंपल। अब एसेट में देखो बैंक हो गया, बीआर हो गया, स्टॉक, डेटर। डेटर में ग्रॉस वैल्यू रियलाइजेशन के डेबिट में लिखना और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को अलग से 4,000 को क्रेडिट में लिखना, ये भी ध्यान रखना है। बाकी लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, टाइपराइटर, इन्वेस्टमेंट, ये सब आप लिख लोगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर आर 3:2:1। तो तीनों का रेशियो 3:1 है। अब एक एक पॉइंट पढ़ लो, फिर देखते हैं किस में दिक्कत होगी। नंबर 1, बिल्स रिसीवेबल वर रियलाइज्ड एट डिस्काउंट 5%, ठीक है। डेटर्स वर ऑल गुड, ठीक है, मतलब सारे पैसे मिल गए। और स्टॉक रियलाइज 32, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 40% हायर देन बुक वैल्यू। चलो, तो ये तो एक पहला पॉइंट जो सिंपल है, सारे एसेट्स बेचने हैं आपको, तो सबको बेचकर बाय बैंक लिख लेना क्रेडिट में। दूसरा, फर्नीचर वो सोल्ड फॉर 6,000 बाय ऑक्शन, मतलब नीलामी, एंड ऑक्शनियर कमीशन अमाउंटेड टू 300। तो इसका मतलब है कि आपने फर्नीचर एक नीलामी में बेचा 6,000 का, लेकिन 300 रुपये उसमें कमीशन के लग गए। तो मतलब नेट आपका फर्नीचर 5700 का बिका, तो ये भी आप लिख लेना। टाइपराइटर वर टेकन ओवर बाय ए। अब टाइपराइटर को ए ने टेक ओवर करा, तो इसकी एंट्री आप करना ध्यानपूर्वक, ए अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि पार्टनर ने टेक ओवर करा है। बाकी फोर्थ, इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड इन ओपन मार्केट फॉर ₹25,000 फॉर विच 2% कमीशन वॉज पेड टू द ब्रोकर। तो वही सेम फर्नीचर वाली कहानी, 25,000 का आपने बेचा इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसमें 2% यानी कि 500 रुपये कमीशन के देने पड़ गए। तो मतलब नेट आपने 24,500 का इन्वेस्टमेंट बेच दिया। तो ये भी आप कर लोगे सिंपल। क्रेडिटर एक्सेप्टेड 10% लेस, ऑल अदर लाइबिलिटी वर पेड ऑफ एट बुक वैल्यू, ठीक है। तो क्रेडिटर को 10% कम पे कर देना, बाकी लाइबिलिटीज़ को तो पूरा पैसा पे कर दोगे, ये भी सिंपल। उसके बाद 6, द फर्म रीट्रेंच्ड देयर एम्प्लॉइज़, मतलब नौकरियों से निकाल दिया मुलाजिमों को 3 months बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एंड फर्म हैड टू पे, फर्म को देने हैं 25,000 रुपये कॉम्पनसेशन। द लाइबिलिटी वॉज नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। तो ये आपने अभी एक पॉइंट करा था ना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो पे करनी पड़ेगी, तो वही रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो ये भी आप कर लोगे। तो कह रहा है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैंक अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो अब पहले आप बनाओ, फिर चेक कर लेंगे सारे पॉइंट्स। चलो तो चेक करते हैं सारी पोस्टिंग और क्या आंसर आ रहा है रियलाइजेशन में। बाकी क्वेश्चन हमने देख ही लिया था, ठीक है। क्वेश्चन का कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें गड़बड़ हो, बाकी बता देना भाइयों बहनों कुछ गड़बड़ लगे तो। तो रियलाइजेशन अकाउंट मैंने भी बनाया, तो क्या आपका भी मेरी तरह 8400 रुपये का लॉस आ रहा है, बताइए, जिसको तीनों पार्टनर्स के रेशो में बांट दिया जाएगा। तो पहले आप ये चेक करके मुझे बताइए कि क्या आपका भी 8400 का लॉस आया। बाकी पोस्टिंग दिखा देता हूँ, चलो आप ऊपर से देख लो पहले।
तो डेबिट साइड में पहले पोस्टिंग चेक कर लो, BR, स्टॉक, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, टाइपराइटर और इन्वेस्टमेंट, ये तो सब बैलेंस शीट में दे रखी थी, ये तो एज इट इज़ चेपलिंग। अब हमने लाइबिलिटीज़ जो पे करी थी, क्रेडिटर को तो कह रहा था कि हमने 10% कम वैल्यू पर पे करा है, तो 27,000 रुपये पे कर दिया, बाकी सब कुछ बुक वैल्यू पर पे करा। तो 20,000 मिसेज ए का लोन, 8,000 की सैलरी और वो 25,000 मजदूर के जो कॉम्पनसेशन के थे वो पे कर दिए। तो डेबिट साइड तो बिल्कुल साफ़ सुथरी, सॉर्टेड, बिना किसी नौटंकी के। बाकी क्रेडिट साइड में प्रोविज़न आ गया, क्रेडिटर आ गए, लाइबिलिटी थी, बैंक मिसेज ए का लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी वो आ गई, देखो IFF आ गया जो आपको बताया था, ये तो सब बैलेंस शीट से आ गए। बाकी जो हमने एसेट्स बेचे, क्या क्या एसेट्स बेचे थे, बिल्स रिसीवेबल बेच दिया था, डेटर बेच दिया था, स्टॉक बेच दिया था, लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी थी, फर्नीचर देखो 5700 का बेचा आपकी आंखों के सामने, और इन्वेस्टमेंट 24,500 की बेची आपकी आंखों के सामने। बाकी ए ने टाइपराइटर टेक ओवर कर लिया था, तो वो सब क्रेडिट में लिख लिया, ठीक है ना। तो बस, तो फिर आप टोटल करोगे तो डेबिट का टोटल ज़्यादा आ जाएगा, क्रेडिट का टोटल कम आएगा, तो लॉस आ जाएगा 8400, ठीक है जी। बाकी उसके बाद कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग देख लो, वो सिंपल थी, उसमें कुछ भी नहीं है। बाय बैलेंस BD लिखा, वो तो एज इट इज़, और एक रिज़र्व दे रखा था वो पार्टनर्स में बांट दिया। बाकी ए ने टाइपराइटर टेक ओवर करा, वो डेबिट में लिख लिया, और रियलाइजेशन का लॉस बस वो डेबिट में लिख लिया। तो तीनों के ही बैलेंस बच गए जो हम इनको पे करेंगे, ए का 56,800, बी का 41,200, सी का 20,600, है ना। और बैंक अकाउंट भी देखोगे तो सिंपल है, बैलेंस दे रखा था 15,000, वो तो लिख लिया बैलेंस शीट से। बाकी एसेट्स हमने बेचे 183,600 के, तो डेबिट में आ गया। लाइबिलिटीज़ हमने पे करी 80,000 की, तो क्रेडिट में आ गई। और तीनों पार्टनर्स को जो हमने फाइनल पेमेंट करी थी उसकी क्रॉस पोस्टिंग क्रेडिट में आ गई, बाय ए, बाय बी, बाय सी। तो बैंक अकाउंट आपका टैली हो ही जाएगा 198,600, बस। तो ये था, देख लो आप। चलो एक और देख लेते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन नंबर 11। शुभम, राकेश एंड मनीष वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1, ठीक है। तो 3 पार्टनर्स हैं इसमें भी। फिर इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में एक बार नज़ारा देख लो। बैलेंस शीट के अंदर देखो, सारा डिस्कस मेरे साथ ही कर लेना। क्रेडिटर है लाइबिलिटी, BP है लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है लाइबिलिटी, ठीक है। तो 3 आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी हैं, पे करनी पड़ेंगी। बाकी एसेट साइड में मनीष की कैपिटल देखो दे रखी है, तो इसको आप डेबिट साइड पर लिखना, मनीष कैपिटल में, याद रखना ये बात। बाकी प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक और कूड़ा PNL दे रखा है, तो इसको पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देंगे। तीनों पार्टनर्स के रेशो में, तीनों के बीच में ये राइट ऑफ हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये तो सिंपल, इसमें तो कोई खतरा है ही नहीं। अब पढ़ो जी, ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। एक एक पॉइंट का डिस्कशन कर रहा हूँ। नंबर 1, शुभम वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट एंड डिस्चार्ज द लाइबिलिटी, ठीक है। तो शुभम की ड्यूटी लगी है काम करने की। शुभम वॉज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल, ठीक है, एक्सेप्ट कैश। तो देखो सिंपल हो गया, फर्म कह रही है शुभम को कि शुभम हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम डिसॉल्यूशन का काम करो। तो शुभम कह रहा है कितने पैसे दोगे, तो फर्म कह रही है तुम्हें 5% कमीशन मिलेगा जितने भी रुपए के तुम एसेट बेचोगे उस पर, ठीक है। बाकी आगे लिखा है एंड वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन का फिर जो भी खर्चा होगा वो शुभम को ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म ने तो शुभम की ड्यूटी लगा दी कि भाई शुभम तुम करोगे अब, तो ठीक है। बाकी लिखा है एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। तो एसेट्स देखो जो रियलाइज हुए वो दे रखे हैं, 85,000 का प्लांट, स्टॉक 33,000 का, डेटर 47 का। उसके बाद लिखा है इन्वेस्टमेंट वाज रियलाइज्ड एट 95% एट बुक वैल्यू।
तो अब देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 70,000, लेकिन ये 95% पर आपने बेचा है ना। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट अगर मैं देखूं तो आपने पता है कितने का बेचा, 66,500 का। तो अगर मैं ये खुद ही जोड़ लूँ ना, आपके लिए देखो कितना आसान कर रहा हूँ मैं। अगर मैं ये खुद ही जोड़ लूँ कि सारे एसेट्स बेचकर, है ना, सारे एसेट्स बेचकर पता है मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं, इन चारों को अगर मैं जोड़ लूँ 2,31,500। तो सारे एसेट्स जोड़कर मुझे 2,31,500 रुपये मिल रहे हैं सारे एसेट्स बेचकर। तो आपको पता है शुभम को कितने रुपए कमीशन मिलेगा? तो शुभम को 5% कमीशन मिलेगा 2,31,500 का। तो सर वो कितना आ जाएगा? 11,575। चलो क्या बात है सर, आपने तो काम ही आसान कर दिया हमारा। देख लो आपका काम आसान हो गया। तो शुभम को कितने रुपए दोगे कमीशन? 11,575। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बाकी अब अगले पॉइंट पढ़ लो। द फर्म हैड टू पे 75,000 फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल नॉट प्रोवाइडेड। तो ये तो आप एक सिंपल पेमेंट कर दोगे, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। फिफ्थ में ए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक हैज़ ऑल्सो मटेरियलाइज्ड एंड हैड टू बी डिस्चार्ज फॉर 15,000। तो एक और लाइबिलिटी हो गई अनरिकॉर्डेड, कह रहा है वो भी पे करनी है, तो ये भी आप पेमेंट कर दोगे। तो ये सारी आपकी पेमेंट में लिख देना। मतलब जब आप क्रेडिटर्स को, बीपी को, आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे करोगे तो इन दोनों को भी साथ में पे कर देना। और इसकी बता दो बस एंट्री। कह रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू रुपी 3,000। 3,000 रुपये रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, वर पेड बाय शुभम। कह रहा है शुभम ने पे करे। और ऊपर की लाइन याद करो, देखो ऊपर लिखा था ना येलो कलर में, क्या लिखा है? पढ़ो येलो कलर, कि शुभम को बियर करना है। और नीचे लिखा है देखो एक्सपेंसेस बॉर्न शुभम को करने हैं, नीचे लिखा है पे भी शुभम ने कर लिए। तो बॉर्न भी शुभम ने कर दिए, पे भी शुभम ने कर दिए। तो इस 3,000 की तो क्या हो गई? नो एंट्री। ठीक है, तो देख लो सारे पॉइंट क्लियर हो गए जी। चलो तो अब आप बनाओ पहले रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक। चलो आओ जी। तो एक बार रियलाइजेशन अकाउंट देख लो जो आपने और मैंने बनाया, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये है जी, देखो पहले तो सारे एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज़ जो बैलेंस शीट में थी वो एज इट इज़ लिख ली, है ना, ये सब तो एज इट इज़ आ गए। फिर उसके बाद जो भी हमने एसेट्स बेचे, देखो वो चारों एसेट्स बेचे, वैल्यू भी 2,31,500 ये आ गई। उसके बाद हमने पेमेंट्स करी, वो डेबिट में आ गई। क्रेडिटर को, बीपी को आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रिपेयर और बिल्ड वाली ये दोनों नीचे दे रखी थी, वो सारी पेमेंट कर दी। फिर इसके बाद हमने शुभम का जो कमीशन निकाला था वो दे दिया 11,575। तो क्या आपका लॉस 2,02,575 आया? मेरी तरह बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी वेरी गुड। जो तीनों पार्टनर्स के रेशो में हम बांट लेंगे 2:2:1। ठीक है, 2,02,575 परफेक्ट आ रहा है, वेरी गुड। बाकी कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग आप देख लो, वो सिंपल है, बाय बैलेंस बीडी लिख लेंगे, ये तो है ही। फिर शुभम को कमीशन जो मिला था, है ना, बाय रियलाइजेशन, उसकी पोस्टिंग आ गई। और मनीष का बैलेंस बचेगा क्रेडिट में बाय बैंक, और शुभम और राकेश का बैलेंस बचेगा डेबिट में येलो कलर में। बाकी पोस्टिंग में मनीष का क्योंकि एसेट में दे रखी थी कैपिटल, है ना, देखो, तो इसीलिए डेबिट साइड पर आई। बाकी जो एक फिक्टिशियस एसेट था कूड़ा, वो राइट ऑफ हो गया, और रियलाइजेशन का लॉस, ये दोनों डेबिट में आ गए। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी आप चेक कर सकते हो कि आपके सही आए या नहीं। जैसे लॉस तो सही था, तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस शुभम का आएगा 98,545, राकेश का आएगा 36,970, मनीष का बचेगा उधर 66,515। तो मनीष अपने घर से पैसा लाएगा, शुभम और राकेश को हम पैसा देंगे, है ना। और बैंक अकाउंट भी अगर आप चेक करोगे तो बैंक अकाउंट आपका टैली हो जाएगा। बैलेंस दे रखा था 10,000,
बाकी एसेट बेचे 231,500 के। डेबिट में मनीष जो पैसा लाया 66,515 वो आ गया टू मनीष कैपिटल, ठीक है। बाकी क्रेडिट साइड में जो हमने पेमेंट्स करी वो आ गई, और शुभम और राकेश जो अपनी कैपिटल के पैसे लाए वो आ गए, है ना। तो वो तो खैर आपको पता ही है। तो दोनों साइड का टोटल आएगा 3,08,015 रुपये। तो ये थे बेसिकली सारे मज़ेदार क्वेश्चन। तो इसको आप भी एक बार चाहे बिना देखे दोबारा चेक करके देख लेना, लेकिन इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके चैप्टर के कवर हो जाते हैं सारे, है ना। और इसके अंदर PYQ क्वेश्चन भी था।